हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस मैथ्स के और रिवीजन के रैपिड रिवीजन एमसीक्यू क्लास में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसे कि मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। तो आपको पता है कि ये पूरी क्लासेस 1 से 10 मई तक इसी तरीके से चलेगी। 10 दिन, 10 क्लासेस, 10 क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, डिफरेंट मेथड, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। जैसे 10 क्वेश्चन आप कहते हैं, दो रीजनिंग के, सांख्यिकी के, बहुपद के, संख्या पद्धति के, क्षेत्रमिति के, जिस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वैसे कि वैसे आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उम्मीद है इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा, सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होगी। तो एक तो चीज़ है, आप इसकी क्वेश्चन थोड़ा सा पहले करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ क्लास को देख के नहीं, खुद भी इसको सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं आज की क्लास में, जो कि हमारी होने वाली है नेक्स्ट क्लास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा। इसने जो मान पूछा है काफ़ी जटिल फॉर्मेट में। तो एक तो चीज़ हमें ये पता है कि जब इस तरीके से कोई चीज़ दी जाए तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में चेंज करते हैं, और सिंपल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। ए बी सी, ए बी सी अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे बी सी, ए का ए से गुणा किया तो ए क्यूब, प्लस सी ए से गया सी ए, बी का गया तो बी क्यूब, प्लस ए बी से गया ए बी, ऊपर आ गया सी क्यूब, बराबर इसका मान आपसे पूछा गया है। थोड़ा सिंपल फॉर्मेट ये हो गया, इसका मान आपसे पूछा गया है। अब आपको एक चीज पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और इस तरीके से जब भी आपके पास में कोई चीज दी जाती है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी। आगे जो भी फॉर्मूला है वो सब गए ए प्लस बी प्लस सी से गुणा होकर ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 0। अब यहाँ पे जब ऑलरेडी 0 दे दिया गया है तो इसको आगे सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे 0 लिख देंगे। बस इतना ही फॉर्मूला हमारे लिए काम का है। तो सीधी सी बात है, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या है आपके पास में, 3ab। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये तो है हमारा फॉर्मूला और इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमारे पास क्या आ गया, 3abc। तो सीधी सी बात है, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास में, इसका मान तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान तो क्या हो गया, 3abc। और नीचे की तरफ abc था तो नीचे की तरफ abc, बस abc से abc गया और आखिर में बचा 3। तो अब आपको ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा होगा कि हाँ कि क्वेश्चन काफी सिंपल है। बाकी देखने से ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल लग रहा था कि क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में चेंज करना है, तो आपको आगे पता लग जाएगा कि आगे क्वेश्चन में करना क्या है। इसको सिंपल किया, इसका मान यदि 0 दिया हुआ है तो एक ही फॉर्मूला हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। और उसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिया तो इधर वाला पार्ट RHS वाला 0 हो जाएगा। और फिर सीधा सा ये फॉर्मूला रखा, मान रखा और आंसर आ गया। क्वेश्चन सिंपल ही था, बस इसको थोड़ा जटिल तरीके से दिया जाता है ताकि आपको एक बार देखने से क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि करना कैसे। एक बार आपने इसका पैटर्न पकड़ लिया तो फिर क्वेश्चन में कितना भी किसी में घुमा करके दे दे, करना ऐसा ही होता है और एकदम से आंसर इसका आ जाएगा। बहुत इजीली इसमें सब कुछ कट जाता है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया एक आयत का क्षेत्रफल ये है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। अब ये आयत का क्षेत्रफल आयत वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से बहुपद का क्वेश्चन है। बहुपद के क्वेश्चन में आपके आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला काम में लिया गया है। यहाँ पे आपको एक व्यंजक दे दिया गया 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो क्या हो गया क्षेत्रफल। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ये फॉर्मूला तो बेसिकली आपको सबको पता ही होता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में लंबाई इंटू चौड़ाई, इससे मिलकर बनता है। हालांकि इस फॉर्मूले का काम नहीं, बस सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे इसने यही पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान क्या होगा। तो अलग अलग मान क्या होगा, ये अगर पूरा क्षेत्रफल है तो इसके लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करने पे ये प्राप्त होगा। लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करने पे ये प्राप्त होगा। यानी कि इसके अगर वापस से टुकड़े कर दिए जाए, इस क्षेत्रफल के टुकड़े कर दिए जाए, अलग अलग इसके बहुपद निकाल दिए जाए, तो आपके पास में जो मान प्राप्त होगा वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का ही मान प्राप्त होगा। बस यही इस फॉर्मूले का यूज है। बाकी कुल मिलाकर क्या करना है आपको, इसके फैक्टर करने हैं।
और इसका फैक्टर करोगे, ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप इसके फैक्टर कर लो और फैक्टर करना आपको नहीं आता तो ऑप्शन को आपस में गुणा कर दो, ऑप्शन को गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई को गुणा करोगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको गुणा करने पे ये आ रहा है वही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम तो इसके फैक्टर करते हुए चलेंगे, बाकी ऑप्शन से करना तो फिर आपके लिए आखिरी आखिरी तरीका यही है कि ऑप्शन से करना। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 4a² प्लस 4a-3, अगर इसके हम फैक्टर देखें तो गुणा करने पे तो 4 इंटू 3, गुणा करने पे आना चाहिए 12 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए आपके 4। तो ऐसे क्या फैक्टर होते हैं कि जिनके दो चीज़ों को गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 4 है, तो ये होते हैं हमारे पास में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 4a² प्लस 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 माइनस 2a-3, बाकी सब ऐसा कैसे लिख दीजिए कि 4a² प्लस 6a-2a-3। अब तो इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से अगर आप कॉमन ले तो यहाँ 4 और 6 में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि 2 कॉमन लिया, a² और a में से a कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा 2 और यहाँ बचा a प्लस यहाँ बचा 3, और यहाँ माइनस माइनस से माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो अंदर भी क्या बचा 2a प्लस 3। अब यहाँ पे 2a प्लस 3 दोनों में से अलग बाहर निकाल लें तो ये हो गया 2a प्लस 3 और बचा क्या आपके पास में 2a माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। जो इसकी आयत की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक पूछा है वो इसी के फैक्टर हो जाएंगे 2a प्लस 3 और 2a माइनस 1, 2a माइनस 1, 2a प्लस 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में करना कुछ ही नहीं है, बस आपको लॉजिक की चीज पकड़ना है कि इसका जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल होता है, यानी कि इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। चाहो तो आप ऑप्शन से इन दोनों को गुणा करके ये निकाल लो या फिर इसके फैक्टर करके उल्टा ये निकाल लो। क्वेश्चन बहुपद का था। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दीवार दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दीवार जो कि घनाभ के क्षेत्र घनाभ की आकृति की दीवार घनाभ भी होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। इसको बनाने में ये इंटू ये इस माप की कितनी ईंटें लगेगी, ईंट भी क्या होती है, घना भी होती है, और कितनी ईंटें लगेगी, कितनी मतलब यहाँ क्या पूछ लिया गया, संख्या, ईंटों की क्या पूछी गई है, संख्या। अब ईंटों की संख्या पूछी गई है तो आपको ये पता है संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े का आयतन अपॉन छोटे का आयतन। ये तो आपके हर टेस्ट में आपके पास में इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट और जोड़ दिया गया, यदि दीवार 1/8 भाग मसाले से भरा हो, मसाला मतलब चना मसाला नहीं, जो सब्जी वाला मसाला वैसा मसाला नहीं, सीमेंट का मसाला, यानी कि आप दीवार बनाते हो सिर्फ ईंट ही नहीं लगाते, उसमें सीमेंट और बजरी और इसका मसाला मिला करके मिक्सचर भी आप उसमें लगाते हैं उनको जोड़ने के लिए। तो ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कारीगर के नजरिए सोचना पड़ेगा, वो एक दीवार बना रहा है, इस दीवार में कुछ तो लग रही है ईंटें और कुछ उसमें लग रहा है मसाला, यहाँ पे लग गया मसाला, फिर लग गई ईंटें और फिर लग गया मसाला। तो इसने एक अनुपात बता दिया कि 1/8 भाग मसाले से बना हुआ है, तो इसका मतलब बची हुई दीवार कितनी है, हमें तो सिर्फ ईंटों की संख्या निकालनी है, क्योंकि ईंटों से बनी संख्या निकालनी है, मसाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए बाकी बची हुई ईंटों की संख्या से बनी हुई दीवार कितनी है, बची हुई दीवार है, क्योंकि पूरे में से मसाला घटा दो, एक में से घटा दो आप 1/8, तो बची हुई शेष कितनी बची, 7/8, यानी कि 7/8 भाग ऐसा है दीवार का जो कि ईंटों से बना हुआ है, 7/8 भाग, इतना भाग ईंटों से बना हुआ है। अब हमें निकालनी है ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास में वही होता है, बड़े का आयतन अपॉन छोटे का आयतन। घनाभ है, घनाभ का आयतन सिंपल फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो वही 270 इंटू 300 इंटू 350, ये तो हो गया घनाभ का आयतन, मतलब दीवार का आयतन। और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, ईंटों का, ईंटों के लिए क्या हो जाएगा 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75, बस इसमें इसका भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा ईंटों की संख्या का। लेकिन यहाँ एक चीज जो साथ में बोली थी कि ईंटों की संख्या कितनी है, ईंटों से बनी हुई दीवार सिर्फ 7/8 भाग ही है, तो इसको पूरी को आपको एक से, अभी तो क्या ये एक पूरी दीवार है, आपको पूरी नहीं इसमें से मसाला हटा देना है, तो मसाला हटाया तो शेष भाग कितना बचा, 7/8 भाग। ये 7/8 एक से थोड़ा कम है, इसमें से 1/8 घटा दिया, इसलिए 7/8 से इसको सीधे सीधे गुणा कर दिया, तब आएगी आपकी ईंटों की संख्या। बस अब तो क्या है, इसको सीधे सीधे काट लो, 25 से काट लो, 7 से काट लो, 8 से काट लो, जो भी है इसको काट पीट करके सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, सिंपल सिंपल इसका काटना है और काटने पे इसका आंसर आ जाएगा जो भी होगा ऑप्शन सी, 11,200, ये आ जाएगी ईंटों की संख्या। कुल मिलाकर के इसमें जो लॉजिक था वो लॉजिक इतना था
कि दीवार में जब ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ये तो आपको आता ही है कि दीवार की संख्या, दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन। लेकिन एक लॉजिक एक्स्ट्रा दिया कि 1/8 भाग मसाले से भरा हुआ है, तो इस 1/8 भाग मसाले से भरा हुआ है, तो हमें सिर्फ ईंटों की संख्या निकालनी है। इसलिए हमें वो दीवार याद करनी है जो बिना मसाले की है। बिना मसाले की यानी कि मसाला हटाना है, और मसाला हटाने का मतलब 1 में से 1/8 माइनस कर देना है। 1 में से 1/8 घटा है, तो बची हुई दीवार कितनी है? 7/8। 7/8 से गुणा किया, और शेष जो मान हमारा निकल रहा है, संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। बैडमिंटन खेलने वाली शटल कॉक किन दो आकृतियों का संयोजन होता है? अब ये बोल रहा है बैडमिंटन खेलने वाली शटल कॉक, और आपको पता है बैडमिंटन वाली शटल कॉक कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस तरीके की शटल कॉक होती है। ठीक है, चाहे ऐसे बना करके देख लो, इस तरीके की, कुछ इस तरीके की शटल कॉक होती है, जिसमें यहाँ तो क्या है, ये तो क्या होता है आपका, ये जो पीछे का रबड़ होता है, ये तो हो गया आपका अर्धवृत्त, अर्धगोला, अर्धगोला, ये तो हो गया आपका अर्धगोला। जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा कैसे, इसको अगर ये नहीं हो करके, मान लो ये नहीं होता और ये सीधा पूरा होता, तब क्या होता है, ये एक शंकु, एक शंकु बनता। और जबकि इसने क्या किया, यहां से इसको काट के इस शंकु में, ये शंकु बन रहा था, शंकु पे क्या जोड़ दिया, एक अर्धगोला। तो ये शंकु को अगर काट दिया, तो काटने पर यह आकृति जो बनती है वो क्या कहलाती है, छिन्नक। इसलिए ये वाली आकृति हो गई आपका शंकु का छिन्नक। बस इस तरीके से आपको आकृतियों का संयोजन समझ में आना चाहिए कि ये किया क्या है। ये तो है शंकु का छिन्नक, और ये है अर्ध गोला। ठीक है, बस केवल आकृतियों का संयोजन समझाने के लिए थोड़ा आसान क्वेश्चन लिया गया, ताकि आप आकृतियों का संयोजन सीख सके कि किसको जोड़ने पर क्या बन रहा है। फिर इसके बाद में अगर इसका कुछ भी आयतन पूछ लेता, या इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी पूछ लेता, वो इसके फॉर्मूले लगा करके आंसर निकाल लिया जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि 0.123 बार को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। वही इस तरीके से आपको संख्या पद्धति में हमने ये प्रसार देखा था, दशमलव प्रसार, ये आपको करना आना चाहिए। ये बोला है 0.123 के ऊपर बार, ओनली 3 के ऊपर बार है। इसको सोल्व करने का एक ही फॉर्मूला हमने देखा है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हमने देखा है, जीरो लेवल से, कि जितनी, पहले तो आप इसको पूरी को लिख दो, और जितनी पर बार नहीं है, चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे पॉइंट के उधर हो, जितनी पर बार नहीं है उन सबको घटा दो। तो इसमें से ये घटा दिया, फिर अपोन में, अब देखना है सिर्फ दशमलव के इधर इधर की तरफ, दशमलव के इधर की तरफ देखना है कि कितनी संख्याओं पे तो बार है। जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो लगा दो आप नीचे 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने आप लगा दो नीचे 0। बस यही फॉर्मूला है। दोबारा बता रहा हूं कि आपको ये देखना है, पहले तो पूरी संख्या लिख दो, उस संख्या में से जिन जिन पर बार नहीं है वो पूरा घटा दो, चाहे दशमलव के इधर हो चाहे दशमलव के इधर हो, जितना भी आपके पास बचा हुआ पार्ट है वो आप घटा दो। घटा दिया, घटाने के बाद में अब देखना है नीचे लगाने के लिए, आप सिर्फ दशमलव के इधर वाले भाग को देखना है, जिस पर बार है, जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो लगा दिए नीचे 9, और जितने बार नहीं है उतने लगा दिए 0। बस इसको सोल्व कर लो। 123 में से 12 गए तो ये आ गया आपका 111/900। बस सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद तो इस तरीके का क्वेश्चन आने की एक संभावना है पूरी पूरी। ये आपके चैप्टर ऐसा का ऐसा आपके पास में अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे करते हैं, फिर कुछ भी आ जाए आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपरिमेय संख्या के लिए असत्य है? अब अपरिमेय संख्या के लिए असत्य है, कौन सा असत्य है, तो इसको आप उल्टा करके देख लो। इसमें से वो छांट लो कि कौन कौन से सत्य है। जो सत्य है उनको काट देंगे कि अपरिमेय संख्या के लिए कौन कौन सी बात सही है। कि अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भाई अपरिमेय संख्या है उसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भाई सही बात है कि अगर p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके तो वो तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, क्यू 0 हो जाता है, एक तरह से p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये बात तो सही है। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको ये निकालना है कि असत्य कौन सा है, ये तो सत्य है। फिर दूसरी बात, इसका वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसका पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी बात सही है, ये सत्य है, तो इसको भी काट दो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, ये बिल्कुल सही बात है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, नॉन रिपीटिंग
अशांत और अनावर्ती, ये हमने 3 तरीके की संख्या देखी थी। एक तो इस तरीके की संख्या होती है जैसे 1/4, ठीक है, 1/4 है, इसमें आप अगर भाग देंगे तो ये जाएगा 0.25। तो ये वाली संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग चल जाए, ये तो क्या हो जाएगी आपकी शांत शांत प्रसार, ठीक है, शांत, जो भाग दिया आपने और आखिर में जाकर के ये केवल पूरा पूरा भाग चला गया, ये तो हो गई शांत। फिर एक इस तरीके की संख्या होती है जैसे कि 1/3। इस संख्या में क्या होता है कि 3 का भाग जब आप 1 में देंगे तो ये 0.33333 और ऐसे चलती जाएगी। जब ये चलती जाएगी तो इस तरीके की संख्याओं को क्या बोलेंगे, अशांत, ठीक है। अब इसको भी बोलेंगे अशांत। और एक होती है जैसे √2, इसको ऐसे होगा 0.414235 और ऐसे आगे चलती जाएगी, तो इसको भी बोलेंगे अशांत। तो इसमें अशांत में भी 2 तरीके की संख्याएं होती है। एक तो होती है जो अशांत में ये रिपीट हो रही है, तो अशांत में रिपीट होती है तो अशांत और आवर्ती, इसमें 2 भाग बांट देंगे, शांत और अशांत में। अशांत में 2 भाग बांट देंगे, ये तो हो जाएगी आपकी आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीटिंग, ये तो हो गई रिपीटिंग। जबकि ये वाली संख्या क्या होगी, अनावर्ती, ये हो जाएगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके की संख्या हमने देखी थी। शांत में तो क्या है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, अशांत में क्या होगा जिसमें शांत नहीं हो रही और लगातार चलती जा रही है, दशमलव के बाद में लगातार चलती जा रही है, तो वो हो गया आपकी अशांत। अब इसमें भी 2 तरीके की होती है, एक तो है जिसमें सेम संख्या रिपीट हो रही है, कुछ भी, चाहे 3 संख्या के बाद में दोबारा 3 संख्या रिपीट हो रही है, दोबारा 3 संख्या रिपीट हो रही है, चाहे एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है तो वो तो हो गई रिपीटेशन यानी कि आवर्ती। और जिसमें रिपीट नहीं हो रही जैसे √2 है, इसमें संख्या बदल के आ रही है, 0.41423578, इस तरीके से संख्या बदल रही है, रिपीट नहीं हो रही, आगे जाकर के भी रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हो गए, अनावर्ती। तो जो ये अशांत के अंदर अनावर्ती संख्या होती है, ये आपकी हमेशा कौन सी होगी, अशांत के अंदर अनावर्ती, ये हमेशा होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं इसमें से, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की काफी संभावना रहती है। ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। जबकि ये वाली और ये वाली, ये दोनों कौन सी होती है, ये दोनों होती है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अर्थात इनको तो p/q रूप में लिखा जा सकता है, p/q रूप में लिखा जा सकता है, जबकि इनको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। बस यही चीज है, इसको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, बात बिल्कुल सही हो गई। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी बात सही होगी। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ये भी बात सही होगी। और हमें क्या चाहिए, असत्य कथन, तो हमें असत्य कथन चाहिए, तो सीधी सी बात है ये वाला इसका असत्य कथन हो गया। इसका वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपको चेक करना है कि भाई इसका वर्ग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है क्या। मान लो मैं मानूं 2⁴ यानी कि आप यूं समझ लीजिए √2 के ऊपर एक और अंडर रूट लगा हुआ है, √2 के ऊपर एक और अंडर रूट लगा हुआ है, और इसका वर्ग कर दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक अंडर रूट से एक स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आएगा आंसर √2। अब जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ, ये जो √2 प्राप्त हुआ, तो क्या ये पहले जो था √2 के ऊपर √2, ये तो अपरिमेय थी, तो ये तो बात सही है। अपरिमेय का हमने वर्ग किया, तो ये वर्ग करने पे ये जो प्राप्त हुआ, ये क्या एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं, नहीं है, क्योंकि ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये वाला कथन असत्य हो गया कि इसका वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ये वाला कथन असत्य हो गया। इसलिए हमें यही चाहिए था कि अपरिमेय संख्या के लिए असत्य कथन क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पूछा है असत्य कथन, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि थ्योरेटिकल पहले, फिर उसमें पूछा है अपरिमेय, फिर उसमें क्या पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन में आपको इनका नेगेटिव रिवर्स सोच के चलना है, आप ये सोच के चल लो कि कौन कौन से सत्य है, उनको काटते हुए चलो, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो बचा वो हो गया आपके असत्य। चलेंगे नेक्स्ट, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये आपके नोट्स में भी आपको बताया हुआ है सब कुछ, यही इसमें चार्ट सबसे काम का होता है। ये शॉर्ट में इसको मैंने बता दिया एक बार और, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ही थ्योरी रिवीजन करने के लिए, बाकी मैथ्स में ऐसे रिवीजन करने जैसा कुछ भी नहीं होता। मैथ्स में फॉर्मूला रिवाइज कर लो, बाकी रिवीजन के नाम पे आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, एमसीक्यू ही ऐसी चीज है जो रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड होता है। बाकी आप साइंस में रिवीजन कर सकते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, सब में रिवीजन कर सकते हैं। मैथ्स में तो आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे दोबारा। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ बोल रहा है बहुलक और माध्य का अंतर क्या है, निम्न में से बहुलक और माध्य का अंतर किसके बराबर है। तो
एक फॉर्मूला हमें बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला इसका पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, बहुलक बराबर, बहुलक माध्य का अंतर पूछा है, माध्य का भी यह दे रखा है। इन तीनों में संबंध का एक ही फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब इसने पूछा क्या है कि बहुलक और माध्य का अंतर, बहुलक तो ये है ही, इसका इसमें से माध्य घटा दो। इसने पूछा बहुलक और माध्य का अंतर, यानी कि इसमें से अगर माध्य घटा दिए जाए, बहुलक माइनस माध्य, इसमें से अगर माध्य घटा दिए जाए, अगर इधर की तरफ आप माध्य घटा रहे हो तो इधर की तरफ भी एक माध्य घटा दो। तो यहाँ पे जो भी था उसमें से एक माध्य और घटा दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर क्या था, इधर था 3 माध्य का, और माइनस के 2 माध्य तो पहले थे और माइनस का 1 माध्य और आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माध्य। बस आगे इसको और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 माध्य का माइनस 3 माध्य, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 माध्य का माइनस माध्य। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना था, बहुलक और माध्य का अंतर। तो बहुलक और माध्य का अंतर क्या है, 3 इंटू माध्य का माइनस माध्य, 3 इंटू माध्य का माइनस माध्य, ऑप्शन ए। कुल मिलाकर के इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको या तो कुछ मैंने फैक्ट आपको सीधे रटवाए थे तो या तो वो फैक्ट याद कर लो, नहीं तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। ये मेन फॉर्मूला होता है, इस मेन फॉर्मूले में आपसे कुछ भी चीज पूछ ले, बहुलक माइनस माध्य पूछ ले, बहुलक में प्लस माध्य का कर दे, कुछ भी करवा दे, इन्हीं को ही उलट पलट करना है। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसमें से घटा दिया, इसमें जोड़ दिया, करना यही है। जोड़ तोड़ इसी फॉर्मूले में होगा, इसी फॉर्मूले में जोड़ तोड़ करके ये सारे ऑप्शन में से जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। करना सीधा ही चलना है, इसमें उल्टा नहीं चलना। यहाँ से आपको जो भी जोड़ तोड़ करके और यहाँ पे सर आंसर निकालना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट, और ऑप्शन को देखते हुए चलना है कि क्या पूछ रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका एक चर राशि के x प्लस 4, x माइनस 7/2, x माइनस 5/2, x माइनस 3, ये इस तरीके से भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, तो उनकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछा है तो आपको सबसे पहले तो ये काउंट करना है कि ये है कितने, और ये काउंट करने के लिए आप इसमें देखो कि एक तो ये है, एक ये है, 2 ये है, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 संख्या है। 9 संख्या में आपको माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका निकालने के लिए आपका कौन सा पद होगा, माध्यिका के लिए होगा आपका 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5वां पद। अब 5वां पद निकालना है, उसके लिए पहले तो क्या है, इसको आपको लाइन से जमाना पड़ेगा। लाइन से कैसे जमाना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि जैसे ये x प्लस 4 ये तो है बड़ा, x प्लस 4 बड़ा है, x माइनस 7/2 ये छोटा है। 7/2 मतलब 3.5, 3.5। आप इसको सिंपल फॉर्म में यूँ लिख लीजिए कि x माइनस 3.5, ये हो गया एक पद। फिर और देखिए छोटा कौन सा है, ये है x माइनस 5/2 और x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3 है, ये तो हो गया x माइनस 3.5। दूसरा है इसके बाद में x माइनस 3, फिर तीसरा है यहाँ पे 5/2 यानी कि 2.5, तो x माइनस 2.5, फिर है x माइनस 2, फिर है x माइनस 2। ठीक है, ये सारे छोटे हो गए, x से घटाते जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा घट रहा था, फिर ये कम, ये कम, ये कम, ये सबसे छोटा था, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ऐसे क्रम से हम लिखते हुए चल रहे हैं। x माइनस 2 तक आ गए, इसके बाद में x माइनस 2 के बाद में x माइनस हाफ, फिर है x माइनस हाफ, उसके बाद में फिर आ जाएगा x, माइनस वाले सारे खत्म हो गए, अब प्लस वाले बच रहे, x से इसके बाद में है x, इसके बाद में प्लस वाले, प्लस में है x प्लस हाफ, x प्लस हाफ, फिर है x प्लस 4 और x प्लस 5, x प्लस 4 और x प्लस 5। अब ये क्रम से जम चुके, x में से 3.5 घटाना है, x में से 3 घटाना है, x में से 2.5 घटाना है, x में से 2 घटाना है, x में से आधा घटाना है, फिर x में आधा जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। अब ये क्रम से आ गए, आपसे पूछा है माध्यिका, और माध्यिका के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, 5वां पद। तो 5वां ये 1 2 3 4 और ये 5, 5वां पद हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगी इसकी माध्यिका x माइनस हाफ, x माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चनों को करते रहिए, साथ में
आपका रिवीजन होता रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएगा। 8 क्वेश्चन आपके लगभग मैथ्स के आएंगे और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ज्यादातर इसका पैटर्न यही रहता है, पिछली बार भी यही रहा था। क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि पैटर्न बदलने से, सिलेबस बदलने से पैटर्न ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे अब की बार साइंस में काफी सिलेबस जोड़ दिया गया है और साइंस में करंट का भी पार्ट जोड़ दिया गया है, तो हो सकता है साइंस में 5 की जगह 6 या 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी साइंस उसी में जोड़ दी गई है। तो चलेंगे आगे। ए बी का भाई है, तो हम इसमें सीधे सीधे लिख देंगे कि ए बी का भाई है, यानी कि मेल, ये हो गया मेल। फिर सी ए की माँ है, ये ए की माँ है, माँ मतलब ऊपर की तरफ गया, और सी है और ये फीमेल है, तो ये हो गया ए की माँ है। फिर डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, इसका भी पिता हो गया डी, और पिता है इसलिए इसमें लग गया मेल वाला चिन्ह। डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ये हो गया ई बी का पुत्र। ठीक है। अब ये बोल रहा है डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, तो ई इसका पुत्र है, तो ये इसका क्या होगा, तो चाचा या ताऊ कुछ तो होगा ही सही इसका। अब ये इसका ये है, इसके बाद में चाचा नहीं होगा तो मामा होगा, कुछ भी होगा। उसके बाद में ये उसकी माँ और ये उसका और बाप, यानी कि 3 पीढ़ी ऊपर चले गए। 1 2 और 3 यहाँ तक जाता तो दादी तक होता, और दादी के बाद में फिर ये और ऊपर, यानी कि दादी के बाद में भी परदादा, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे परदादा। भाई ऑप्शन ही सीधे सीधे चाचा पिता दादा यहाँ तक है, एक ही ऑप्शन है जो परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है सादृश्यता का क्वेश्चन दिया है 64, 513, 144 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सादृश्यता तो कैसे कि इसका जो इससे संबंध है वही हमारा इसका इससे संबंध होगा, तो मेन चीज तो क्वेश्चन ये है। लेकिन लॉजिक इसमें कौन सा लग रहा है, वही वाला लॉजिक लग रहा है जो आप देखते आ रहे हैं कि वे सीरीज में जिस तरीके के लॉजिक लगते हैं कि इससे इसके बाद में ये कैसे आएगा, इसके बाद में ये कैसे आएगा, वैसे सीरीज वाले लॉजिक ही इसमें काम आते हैं। संख्या वाले में सीरीज वाले काम आएंगे, बाकी शब्द वाले में आपकी जी के काम आएगी। अब यहाँ देखिए 64 क्या होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, जबकि 513 क्या होता है, 513 हमें पता है 512 के पास में, यानी कि 512 + 1, और 512 क्या होता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब + 1। एक लॉजिक तो इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब + 1 है। तो इस तरीके से अगर इसको करके देखें तो ये तो हो गया 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12 का क्यूब + 1। अगर ऑप्शन में इस तरीके का मिल जाए, ये वाले क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ये वाला जैसे हमने लॉजिक लगाया ये ऑप्शन में मिल रहा है तो यही आंसर होगा, नहीं मिल रहा तो हम दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे। लॉजिक दूसरे भी लग सकते हैं। 12 का क्यूब + 1 यानी कि ये हो गया 1728 + 1, और वो हो गया 1729। ठीक है, 1729 ऑप्शन ए। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये हमारी शॉर्ट रिवीजन क्लास है, ताकि कम समय में आप मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप दोबारा से रिकॉल करें, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में है। तो इस तरीके की ये क्लास आज की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास और अच्छे लेवल की रहने वाली है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट क्लास प्रीवियस ईयर पेपर जो 2025 वाला पेपर था उसके आधार पे या उसी क्वेश्चनों की भी करवाई जा सकती है। जो भी हो आप कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।